दोस्तों, मैं एक सीनियर फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ और एक प्राइवेट फर्म के लिए अहमदनगर जा रहा था। मेरा जूनियर साथी भी मेरे साथ था। मेरी उम्र 47 साल है और मेरे परिवार में मेरी पत्नी और 3 बच्चे हैं। मुझे घर से लंबे समय तक दूर रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन नौकरी की मजबूरी के चलते मुझे कई बार अलग-अलग शहरों में जाना पड़ता है। हालांकि मैं अपनी मर्जी से खुद शहर चुन लेता हूँ। इस बार मैंने अहमदनगर चुना क्योंकि मेरे ससुराल वाले वहां रहते हैं। मेरी सास, मेरा साला संजय और उसकी पत्नी काव्या अहमदनगर में रहते हैं। मेरे ससुर 3 साल पहले गुजर गए थे और तब से मैं परिवार की कुछ जिम्मेदारियां निभाता आ रहा हूं। मेरा साला संजय 30 साल का है और एक ऑटोमोबाइल कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर है। उसकी शादी को 2.5 साल हो चुके हैं और मैंने ही उसकी शादी का सारा इंतजाम किया था। इस बार जब मैं अहमदनगर जा रहा था तो मैंने ससुराल में रुकने का मन बनाया। मेरी सास उस वक्त कोल्हापुर में मेरे घर पर थीं, क्योंकि मेरे माता पिता अपनी बहन के पास पुणे गए थे। मेरी पत्नी अकेली थी, इसलिए सास उसके साथ रहने आई थीं। मैं शाम 4 बजे अहमदनगर पहुंचा। अपने जूनियर को एक गेस्ट हाउस में ठहराने की व्यवस्था करके मैं ससुराल पहुंच गया। वहां मेरी साली काव्या ने मेरा जोरदार स्वागत किया। वह 27 साल की है, सांवली छरहरी, करीब 5 फुट 6 इंच लंबी, और देखने में वह बहुत ही आकर्षक थी। गोल चेहरा, गालों पर डिंपल और घने काले बाल, वह बहुत खूबसूरत लगती थी। रात 8 बजे मेरा साला संजय दफ्तर से लौटा। हमने साथ में रात का खाना खाया और फिर देर रात 1 बजे तक बातें करते रहे। इसके बाद हम सोने चले गए। अगले दिन से मेरा काम शुरू हो गया। मैं सुबह निकलता और रात को ही वापस आता। सिर्फ रात के खाने और सोने से पहले ही हम सब आपस में बात कर पाते थे। हमने फैसला किया कि वीकेंड पर कहीं घूमने जाएंगे। अगला रविवार महीने का तीसरा रविवार था, इसलिए संजय की छुट्टी थी और मेरा भी आधे दिन का काम था। हमने कोल्हापुर के पास पन्हाला किला देखने का प्लान बनाया और वहां एक रात रुकने का विचार किया। संजय के एक दोस्त ने वहां के रिसॉर्ट में हमारे लिए 2 कमरे बुक करवा दिए। काव्या इस प्लान से सबसे ज्यादा उत्साहित थी, क्योंकि उसे रोज की दिनचर्या से छुट्टी मिलने वाली थी। लेकिन रविवार की शाम को जब संजय ऑफिस से आया तो उसने बताया कि उसे अचानक 6 दिनों के लिए प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर जाना पड़ रहा है। इसका मतलब हमारा घूमने का प्लान रद्द हो गया। ये सुनकर काव्या बहुत निराश हुई। संजय अपने काम में हमेशा व्यस्त रहता था, इसलिए उसे बाहर घूमने का मौका कम ही मिलता था। मैंने गौर किया कि संजय थोड़ा किफायती स्वभाव का था और काव्या की खुशियों के लिए ज्यादा खर्च करने से बचता था। वैसे भी इस ट्रिप का पूरा खर्च मैं उठाने वाला था। संजय को इससे कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए उसने कहा कि भले ही वह न जा सके, हम लोग फिर भी जा सकते हैं। ये सुनकर मैं और काव्या सोच में पड़ गए। फिर संजय ने एक और सलाह दी कि चूंकि 2 कमरे बुक हैं, तो काव्या अपनी किसी दोस्त को साथ ले जा सकती है। ये सुनकर काव्या का चेहरा खिल उठा। उसने फौरन अपनी दोस्त राधिका को फोन किया और राधिका ने हाँ कह दी। इसके बाद तय हुआ कि हम अगले दिन दोपहर को पन्हाला के लिए निकलेंगे। सोमवार सुबह संजय अपने काम के लिए रवाना हो गया। मैं अपने क्लाइंट से मिलने चला गया। दोपहर में जब मैं लौटा तो काव्या ट्रिप की तैयारियों में जुटी थी। उसकी काली आंखों में एक खास चमक थी, जिसमें उत्साह और शराफत दोनों झलक रहे थे। खाना खाते वक्त काव्या ने मुझसे पूछा, जीजा जी, वहां खाने पीने का क्या इंतजाम होगा? कुछ साथ ले जाना चाहिए क्या? मैंने हंसते हुए कहा, कुछ लेने की जरूरत नहीं, रिसॉर्ट में सब कुछ शामिल है। हाँ, अगर कोई चटपटा नमकीन या मुरब्बा हो तो रख लो। मुझे खाने से पहले कुछ छटकारा लेना पसंद है। काव्या हंस पड़ी और बोली, अरे मतलब, आप कुछ पीने का इरादा रखते हैं? मैंने मजाक में कहा, ज्यादा नहीं, बस हल्का फुल्का। कोल्हापुर में तो मैं छूता भी नहीं, पर बाहर निकलता हूं तो थोड़ा मन करता है। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, मुझे क्या परेशानी होगी, वैसे मैं कुछ अतिरिक्त कपड़े रख लेती हूँ, बारिश में भीगने का भी तो मजा लेना है। मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, पन्हाला के झरनों में भीगने का अलग ही आनंद है। काव्या बोली, मुझे पहले से पता था, इसीलिए मैंने पहले ही तैयारी कर ली। वैसे संजय नहीं होंगे तो कोई टोकने वाला भी नहीं होगा। मैंने चुटकी लेते हुए कहा, शायद उसे तुम्हारी फिक्र कम है, तभी टोकता होगा। काव्या ने हंसकर सफाई दी, नहीं, ऐसा नहीं है। उसे डर रहता है कि कहीं मैं ठंड बीमार न हो जाऊं तो दवा का खर्च बढ़ेगा।
फिर उसने हंसते हुए पूछा, आप तो मुझे रोकेंगे नहीं ना? मैंने हंसकर जवाब दिया, क्यों रोकूंगा? मैं तो जवानी के दिनों से हर साल दोस्तों के साथ बारिश में भीगता आया हूं। हमारा पूरा ग्रुप होता था, जिसमें लड़कियां भी शामिल थीं। तुम्हारी भाभी भी उसमें थी। अब हमारा मूड पूरी तरह ट्रिप के लिए तैयार हो चुका था। मैंने मजाक में कहा, तुम्हें भीगते देखना मजेदार होगा। एक पल के लिए हमारी नजरें टकराईं। मेरी आंखों में शरारत देखकर काव्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, लेकिन उसने उसे छिपाने के लिए चाय का कप उठा लिया। मुझे पता था कि वह अंदर से हंस रही थी। हमारे बीच ऐसी हल्की फुल्की बातें पिछले कुछ महीनों से चल रही थीं। शुरुआत में जब वह शादी के बाद हमारे घर आई थी, तो मुझसे खुलकर बात नहीं करती थी। मैं इस घर का दामाद था, लेकिन मुझे बड़े भाई की तरह सम्मान मिलता था। घर के कई फैसले मेरी सलाह से लिए जाते थे, इसलिए संजय और काव्या दोनों मुझे बहुत मानते थे। धीरे धीरे हमारा रिश्ता दोस्ताना और हल्का फुल्का हो गया। अब वह मुझसे बेझिझक बातें करने लगी थी। थोड़ी हंसी मजाक के बाद काव्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, जीजाजी कब चलना है? मैंने कहा, बस 1.5 घंटे में। तुम तैयार हो ना? फिर मैंने मजाक में कहा, और हाँ, साड़ी मत पहनना, कुछ कैजुअल ड्रेस पहनो। हम घूमने जा रहे हैं, किसी समारोह में नहीं। काव्या हंस पड़ी और बोली, हाँ, मैंने पहले से ही ड्रेस रख ली है। अब हमें राधिका को लेने भी जाना है, तो मैं उसे फोन कर देती हूँ। उसने राधिका को फोन किया और हम दोपहर 1:30 पर निकल पड़े। करीब 2 बजे हम राधिका के घर पहुंचे। वहां राधिका का पति रवि भी हमारे साथ आने वाला था। वह 29 साल का था और एक प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग का काम करता था। मैंने उससे थोड़ी देर बात की। तब तक काव्या ने राधिका की तैयारियों में मदद की। फिर हम सब पन्हाला के लिए रवाना होने को तैयार थे। जब काव्या और राधिका तैयार होकर बाहर आईं, तो मैं बार बार राधिका की तरफ देख रहा था। वह बेहद आकर्षक और खूबसूरत थी। फिर हम सब मेरी कार में सवार हुए। रवि मेरे बगल में आगे बैठा और काव्या और राधिका पीछे। मैं गाड़ी चलाते हुए मिरर से काव्या को देख रहा था। उसकी आंखों में ट्रिप का जोश साफ दिख रहा था। जब भी हमारी नजरें मिलतीं, वह चुपके से मुस्कुरा देती। रवि मुझसे बातें कर रहा था, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। मेरे दिमाग में एक सवाल बार बार उठ रहा था, रात को रुकने का इंतजाम कैसे होगा? क्या रवि और राधिका एक कमरे में रहेंगे और मैं काव्या के साथ? और अगर काव्या मेरे साथ रही, तो कमरे में एक बेड होगा या 2? करीब 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पन्हाला के रिसॉर्ट पहुंच गए। रवि से मेरी अच्छी बातचीत हुई और उसकी सहजता मुझे पसंद आई। बातों से लगा कि वह पहले कभी किसी लग्जरी रिसॉर्ट में नहीं ठहरा था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। शायद इसलिए उसने और राधिका ने काव्या का प्रस्ताव तुरंत मान लिया था। दोनों इस ट्रिप को लेकर बहुत उत्साहित थे। रिसॉर्ट पहुंचते ही रवि और राधिका रिसेप्शन पर बैठ गए। मैं चेक इन की औपचारिकताएं पूरी करने लगा। काव्या मेरे पास खड़ी होकर उत्सुकता से मुझे देख रही थी। मैंने धीरे से पूछा, कमरों का बंटवारा कैसे करें? तुम और राधिका एक कमरे में, मैं और रवि दूसरे में? काव्या ने फौरन आंखें झपकाते हुए कहा, अरे जीजा जी, ऐसा न करें। उन्हें साथ रहने दें। उन्हें ऐसा मौका कहाँ मिलता है। उन्हें खुशी लेने दें। हम दोनों एक कमरे में रह लेंगे। मैंने उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। अंदर से मैं बहुत खुश था। थोड़ी देर बाद स्टाफ ने हमारे बैग उठाए और हमें कमरों तक पहुंचाया। रिसॉर्ट पहाड़ी की चोटी पर था और सारे कमरे ग्राउंड फ्लोर पर थे। रवि और राधिका का कमरा एक तरफ था, हमारा दूसरी तरफ। हम अपने कमरे में पहुंचे। कमरा शानदार था और जैसा मैंने सोचा था, उसमें एक बड़ा डबल बेड था। काव्या कमरे को देखकर बहुत खुश हुई। मैंने दक्षिण की खिड़की का पर्दा हटाया और उसे खोल दिया। बाहर से ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे मन तरोताजा हो गया। खिड़की से बाहर एक छोटी बालकनी थी। मैंने उसका दरवाजा खोला और काव्या फौरन वहां चली गई। मैं भी उसके पीछे गया। बालकनी से पन्हाला की हरी भरी वादियां दिख रही थीं। हल्के बादल छाए थे, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन मौसम बेहद सुहाना था। पेड़ों की हरियाली और दूर तक फैली पहाड़ियां मनमोहक थीं। सूरज की रोशनी हरे मैदानों पर ऐसी पड़ रही थी मानो कोई चादर बिछी हो। काव्या इस नज़ारे में खो गई थी। मैं उसे वहीं छोड़कर कमरे में आया और रूम सर्विस को कॉफ़ी और कुछ नमकीन मंगवाने के लिए फ़ोन किया। फिर मैंने अपने बैग से कपड़े निकाले
और फ्रेश होने बाथरूम चला गया। बाहर निकलकर देखा कि काव्या भी कमरे में वापस आ गई थी। मैंने पूछा, अब क्या करें? बाहर घूमने चलें या यहीं थोड़ा आराम करें? वैसे कॉफी आने वाली है, उसे पीकर चलते हैं। काव्या ने हंसते हुए कहा, मैं भी चलूंगी। अकेले यहाँ क्या करूंगी? रुकिए, मैं रवि और राधिका से पूछकर आती हूँ। वह दरवाजे की ओर बढ़ी तो मैंने उसे फोन की तरफ इशारा किया। काव्या हंस पड़ी और अपने माथे पर हाथ मारते हुए फोन उठाया। उसने राधिका के कमरे में कॉल की। थोड़ी बातचीत के बाद उसने मेरी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, वे दोनों कमरे में ही रुक रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। मैंने खोला तो स्टाफ कॉफी लेकर आया था। हम बैठकर कॉफी पीने लगे और बातें करने लगे। कॉफी पीते हुए मैंने काव्या से कहा, तैयार हो जाओ। उसने जोश में पूछा, जीजा जी, मैं कुछ स्टाइलिश कपड़े पहन लूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने हंसते हुए कहा, अरे जो मन हो पहनो, मुझे क्या दिक्कत, बस तुम्हें सहज लगे इतना ही। काव्या ने शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप बालकनी में जाइए, मैं कपड़े बदल लूं। मैं चुपचाप बालकनी में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। एक पल को सोचा कि कहीं दरवाजे में कोई झरोखा तो नहीं, लेकिन फिर वह ख्याल हटा दिया। थोड़ी देर बाद काव्या ने आवाज दी, आ जाइए। मैं अंदर गया और उसे देखकर एक पल को रुक सा गया। उसने ग्रे लेगिंग्स और रवि कुर्ती पहनी थी। पहले मैंने उसे ज्यादातर पारंपरिक कपड़ों में ही देखा था। ये नया लुक उसके ऊपर बहुत जंच रहा था। काव्या ने उत्साह से पूछा, कैसी लग रही हूं? ये कपड़े कॉलेज के दिनों के हैं, बहुत वक्त बाद पहने हैं। बदल लूं क्या? मैंने हंसकर कहा, नहीं, ये तो तुम पर कमाल लग रहे हैं। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन संजय को ये पसंद नहीं। उनका कहना है कि शादीशुदा औरतें ऐसे कपड़े नहीं पहनती। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, उसे क्या पता, ढेर सारी शादीशुदा औरतें ऐसे कपड़े पहनती हैं। और ट्रिप पर ऐसे न पहनेंगी तो कब पहनेंगी? काव्या ने शरारत से आंख मटकाई और बोली, तो जब मैं साड़ी पहनती हूं तब बुजुर्ग लगती हूं क्या? मैंने फौरन कहा, नहीं नहीं, मैं तो आम बात कर रहा था, तुम्हारी नहीं। चलो अब निकलते हैं। हम कमरे से बाहर आए और पन्हाला किले के आसपास घूमने लगे। मौसम बहुत अच्छा था। हल्की फुहारें पड़ रही थीं, लेकिन भारी बारिश नहीं थी। जब हम किले के पिछले हिस्से में पहुंचे तो काव्या ने जोश में कहा, जीजा जी, यहां से नीचे एक झरना है, चलें क्या? बस 20 मिनट लगेंगे और अंधेरा होने से पहले लौट आएंगे। मैंने सहमति दी, चलो ठीक है। हम एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी से नीचे उतरने लगे। रास्ते में हल्की झाड़ियां थीं, घना जंगल नहीं था, लेकिन रास्ता आसान भी नहीं था। दूर एक गांव की झलक दिख रही थी। हम सावधानी से नीचे बढ़ रहे थे। रास्ते में छोटे छोटे पानी के गड्ढे आए, जिन्हें पार करते हुए हम आगे बढ़े। बारिश से जमीन गीली और चिकनी थी, इसलिए हमें संभलकर चलना पड़ रहा था। मुझे पहाड़ी रास्तों पर चलने का तजुर्बा था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। काव्या मेरे आगे चल रही थी। लेगिंग्स की वजह से वह आसानी से चल रही थी और उसे देखना मुझे अच्छा लग रहा था। तभी एक जगह उसका पैर फिसला और वह गिरने लगी। मैं फौरन आगे बढ़ा और उसे थाम लिया। उसे खड़ा करते हुए मैंने पहली बार उसे छुआ। उसके हाथ बहुत नरम लगे और उसके शरीर से एक हल्की सी खुशबू आई। गिर ही जाती तुम, मैंने मजाक में कहा। काव्या ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, हाँ जीजा जी, रास्ता थोड़ा चिकना है। अब हम झरने के करीब पहुंच गए हैं, बस थोड़ा और आगे। वह जोश में बोली। आगे एक छोटा सा गड्ढा आया, ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन उसमें कीचड़ था। मैंने काव्या को रुकने को कहा और खुद आगे बढ़ा। फिर उसे बोला, मेरा हाथ पकड़ो, यहाँ फिसलन ज्यादा है, कहीं फिर न गिर जाओ। उसने मेरा हाथ थाम लिया। काव्या के हाथ उसकी कद काठी के मुताबिक थोड़े बड़े थे, उंगलियां पतली और मुलायम। उसे जोर से पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसने खुद मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। एक जगह जमीन बहुत फिसलन भरी थी। उसने दूसरा हाथ मेरे कंधे पर रखा और खुद को संभाला। गड्ढा पार करने के बाद उसने कंधे से हाथ हटा लिया, लेकिन मेरा हाथ नहीं छोड़ा। हम हाथ पकड़े आगे बढ़े। थोड़ा आगे जाने पर एक बड़ा गड्ढा आया। काव्या ने मेरा हाथ खींचा और उत्साह से बोली, जीजा जी देखिए, दाईं तरफ झरना है। वह दृश्य लाजवाब था। हमसे करीब 25 फीट दूर एक झरना बह रहा था। उसकी ऊंचाई शायद 60 फीट रही होगी। पानी नीचे गिरते ही फेन बन रहा था
और तेज शोर के साथ उछल रहा था। एक पतली सी पगडंडी हमें झरने के पास ले गई। जैसे ही हम करीब पहुंचे, झरने की बूंदें हवा में उड़कर हम पर पड़ने लगीं। मुझे यह बहुत पसंद था, तो मैं वहीं रुककर उसका मजा लेने लगा। लेकिन काव्या और आगे जाना चाहती थी। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसका पैर फिर फिसल गया। मैं झट से झुका और उसे कसकर थाम लिया। उसने शर्मिंदगी से मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। करीब 2 मिनट तक मैं उसे पकड़े रहा। फिर हमें एहसास हुआ कि हम खुले में ऐसे ही खड़े हैं। मैं थोड़ा पीछे हटा, लेकिन उसका हाथ नहीं छोड़ा। मैंने उसे सावधान रहने को कहा और हम झरने के और करीब पहुंचे। वहां पहुंचकर देखा कि झरने और पहाड़ी के बीच 6 फीट की खाली जगह थी। शायद वहां कोई छोटी गुफा थी। काव्या अभी भी मेरा हाथ पकड़े थी। मैंने उसका हाथ हल्के से दबाया और कहा, काव्या, झरने के पीछे कोई जगह दिख रही है, चलें वहां? काव्या थोड़ा डर गई और बोली, नहीं जीजाजी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। रास्ता भी नहीं पता और मैंने कभी किसी को वहां जाते नहीं देखा। मैंने गौर से देखा तो सच में वहां पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। झरने के नीचे एक छोटा तालाब था जिसे पार करना पड़ता, लेकिन उसकी गहराई का अंदाजा नहीं था। लेकिन मेरे अंदर का जोश जाग गया। मैंने सोचा, अगर कोई नहीं गया तो मैं जाऊंगा। मुझे रोमांच पसंद था। साथ ही अगर मैं ऐसा करता तो काव्या मुझसे प्रभावित हो सकती थी। मैंने वहां जाने का फैसला कर लिया। मैंने काव्या का हाथ छोड़ा और कहा, मैं देखता हूं कि वहां पहुंचा जा सकता है या नहीं। काव्या ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं माना और पानी में उतर गया। मैं बहुत सावधानी से चल रहा था, क्योंकि नीचे कीचड़ था। कुछ कदम आगे बढ़ने पर पानी गहरा होने लगा। मैंने किनारे की चट्टानों को पकड़ा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब पानी मेरी कमर तक पहुंच गया, तो तैरने के सिवा कोई चारा नहीं था। मैंने चट्टानों को सहारा लेकर तैरना शुरू किया। झरने के नीचे पहुंचते ही पानी का बहाव बहुत तेज था। अगर मैंने चट्टान मजबूती से न पकड़ी होती तो बह जाता, लेकिन मैंने हिम्मत रखी और आगे बढ़ता गया। आखिरकार मैं झरने को पार करके दूसरी तरफ पहुंच गया। जैसा मैंने अनुमान लगाया था, वहां एक छोटी गुफा जैसी जगह थी। वह करीब 8 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी थी। नीचे एक छपट्टी चट्टान थी जिस पर बैठा जा सकता था। मैं वहां खड़ा होकर उस नज़ारे का लुत्फ उठाने लगा। काव्या दूसरी तरफ खड़ी थी। मैंने विजयी अंदाज में उसकी ओर देखा। वह हैरानी से मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर आश्चर्य देखकर मुझे बहुत संतुष्टि हुई। मैंने जोर से कहा, क्या तुम भी आ रही हो? काव्या ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। कैसा डर? मैं तो आ गया ना, मैंने हंसते हुए कहा। काव्या ने घबराते हुए जवाब दिया, जीजाजी आप तो तैरने में माहिर हैं, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी बात सुनकर मैं जोर से हंसा। फिर मैं वहां कुछ देर खड़ा रहा और झरने की फुहारों का मजा लिया। थोड़ी देर बाद मैं वापस लौटने लगा। रास्ता पहले देख चुका था, तो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं हुई। सावधानी से मैं वापस आ गया। काव्या मुझे देखकर दंग रह गई। उसने उत्सुकता से पूछा, जीजाजी आपने तो गजब कर दिया, मैंने आज तक किसी को वहां जाते नहीं देखा। वहां कैसा लगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा लगा, खासकर पानी की बूंदों को महसूस करना। अंदर से वह जगह किसी जादुई गुफा जैसी थी। काव्या ने जोश में कहा, सच में? काश मैं भी जा पाती तो कितना मजा आता। मैंने कहा, तो चलो ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें थोड़ा बहुत तैरना तो आता ही होगा। काव्या ने चिंता से कहा, मुझे तैरना आता था, लेकिन सालों हो गए। अब डर लगता है कि कहीं डूब न जाऊं। मैंने उसे समझाया। पहले उसने मना किया, लेकिन मेरे जोर देने पर वह मान गई। मुझे खुशी हुई, क्योंकि इससे मुझे उसे और करीब से जानने का मौका मिल रहा था। मैं फिर से पानी में उतरा और उसे इशारा किया। काव्या धीरे धीरे पानी में आई। शायद ठंड या डर से उसका शरीर कांप रहा था। वह किनारे की चट्टानों को पकड़कर आगे बढ़ी। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसने चट्टान छोड़कर मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। मैंने उसे पानी में हल्का खेलने दिया ताकि उसका डर कम हो। एक हाथ से उसे सही संतुलन नहीं मिल रहा था, तो मैंने उसे अपने कंधे पर हाथ रखने को कहा। ऐसा करते ही वह मेरे बहुत करीब आ गई। फिर मैंने उसका हाथ छोड़कर अपनी बांह उसकी कमर पर रख दी। हाथ छूटते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैंने उसे मजबूती से थामा और पानी में आगे बढ़ने लगा।
काव्या का वजन संभालना मुश्किल था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की। फिर भी यह आसान नहीं था। मैंने उसे पास की चट्टान पकड़ने को कहा और खुद उसके कंधे को सहारा दिया। मैंने फिर उसकी कमर पकड़ी और धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस दौरान न उसने कुछ कहा न मैंने। हम आधे रास्ते तक पहुंच गए थे। आगे पानी गहरा था, लेकिन काव्या का डर अब कम हो गया था। उसका चेहरा शांत लग रहा था। झरने की फुहारों में वह पानी के साथ खेलने लगी। अब वह मुझसे खुलकर बातें करने लगी थी और मजाक भी कर रही थी। उसकी यह नज़दीकी मुझे बेचैन कर रही थी। मैं चाहता था कि यह पल और यादगार बने। मैंने कहा, चलो अब पूरा पार करते हैं। काव्या ने मुस्कुराकर कहा, आपके साथ होने से ही हिम्मत कर रही हूं, वरना कभी ना आती। मुझे छोड़ना मत। मैंने कहा, कभी नहीं, तुम्हें मजबूती से पकड़ूंगा। फिर मैंने सुझाव दिया, ऐसा करो, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तैरकर तुम्हें पार ले जाऊंगा। ये कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले उसने हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन फिर मान गई। मैंने उसे अपनी पीठ पर बिठाया। उसने मेरे कंधों को कसकर पकड़ा और अपनी बाहों से मेरी गर्दन थाम ली। मैं गहरे पानी में तैरने लगा। काव्या को डर लगा और उसने मुझे और जोर से पकड़ लिया। उसने अपने पैर मेरी कमर के चारों ओर लपेट लिए ताकि संतुलन बना रहे। अब वह निश्चिंत थी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। मैं उसे लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह इतनी करीब थी कि उसका सिर मेरे सिर से सट गया था। उसका गाल मेरे गाल को छू रहा था। मैंने उसे हौसला देने के लिए अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और हंसते हुए कहा, काव्या, मजा आ रहा है ना? मेरे कंधों पर आराम से बैठी हो। काव्या हंस पड़ी और बोली, जीजा जी, आप बहुत भले हैं। इतना कहकर उसने अचानक मेरा गाल पकड़कर हल्के से चिकोटी काट ली। मैं एक पल को चौंक गया। उसका यह शरारतीपन मुझे बहुत पसंद आया। मैंने अपना चेहरा थोड़ा और उसकी तरफ घुमाया ताकि उसका गाल और करीब महसूस हो, लेकिन उसने फिर से मेरे गाल पर चिकोटी काट दी। जवाब में मैंने भी हल्के से अपना गाल उसके गाल से रगड़ दिया। वह हंस पड़ी और फिर हम झरने के पीछे पहुंच गए। झरने के पीछे की चट्टान पर पहुंचते ही काव्या मेरी पीठ से उतरी और पत्थर पर बैठ गई। मैं भी उसके पास बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। हम इतने करीब थे कि हमारे कंधे आपस में छू रहे थे, लेकिन काव्या उस खूबसूरत नज़ारे में खोई थी। शायद इसलिए उसे हमारी नज़दीकी का एहसास नहीं हुआ। मैं यह दृश्य पहले देख चुका था, तो मेरा ध्यान उस पर नहीं था। मेरी नज़रें काव्या पर टिकी थीं। उसका चेहरा गीला था और उसके भूरे बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह इस पल में और भी सुंदर लग रही थी। मैं उसे एकटक देखने लगा। शायद उसने मेरी नज़रों का ताप महसूस किया, क्योंकि उसने धीरे से मेरा चेहरा अपनी ओर घुमाया। उसकी आंखों में मेरे लिए सम्मान, आत्मीयता और शायद हल्का सा आकर्षण भी था। हमारी नज़रें मिलीं तो वह हल्के से मुस्कुराई। मैं भी उसे देखता रहा। करीब 2 मिनट तक हम एक दूसरे को देखते रहे। फिर वह शर्मा गई और नज़रें झुका लीं। हम कुछ देर तक पास पास बैठे रहे। दोनों अपनी अपनी ख्यालों में डूबे थे। मैं सोच रहा था कि काव्या अब मुझसे बहुत खुल गई है। हमें यह एकांत मिला है। क्या मुझे अब कोई कदम आगे बढ़ाना चाहिए? कल रात कमरे में भी जब हम अकेले थे, तो मेरे मन में कुछ करने का विचार आया था। अब उसकी यह करीबी मुझे बेचैन कर रही थी। उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह भी इसे पसंद कर रही थी, वरना उसने मेरे गाल पर चिकोटी क्यों काटी? अब जब यह मौका मिला है, तो क्या इसे यूं ही जाने दूं या फिर आगे और कुछ किया जाए? कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। यह थी हमारी आज की नई कहानी। आपको यह कैसी लगी? अगर पसंद आई तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि आप कोई कहानी मिस न करें। धन्यवाद।